हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। और पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था। डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके थे, और फिर जनरल पोजीशन पे भी हमने पोटेंशियल निकाल लिया था। ठीक अब हम लोग डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले जो पहले हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसका डाइपोल मोमेंट ये होगा, और सेंटर O से अगर आप इक्वेटोरियल वो एक्सियल पोजीशन पे जाओगे r डिस्टेंस पर यहाँ, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी E, वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। ठीक, और इसका फॉर्मूला था 2kp/r³। और फिर ये एक्सियल पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर उतने ही डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये E कितना होता है, ये होता है 2 हट जाता है इसमें से, इसका 2 हटा दो तो ये होता है kp/r³। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ में ही हम लोग एक बात और सीख चुके हैं, डाइपोल पर टॉर्क कब लगता है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल, किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। तो मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, और इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया ऐसे ही, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये P वेक्टर। ठीक, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक ये 2L है। तो आपको याद होगा माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, कितना, QE, और प्लस क्यू पर फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कितना, QE। अब ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का। इस सिचुएशन में ये देखो QE और ये QE दोनों इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। तो इसमें थीटा एंगल पे जो टॉर्क लगता है उसको टाउ थीटा बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी है, टाउ अकेला लिख दो। ये होता है P×E। ठीक, या मैग्नीट्यूड देखें तो PE sin थीटा। ठीक, अब आप देखो अगर ये डाइपोल का थीटा 0 हो जाए, ये थीटा 0 हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए डाइपोल, यहाँ ये डाइपोल आ जाए ऐसे, मतलब इस थीटा को 0 कर दिया तो ये डाइपोल आ गया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब थीटा 0 हो गया तो इसमें टाउ बराबर 0, कब, जब थीटा बराबर 0 होता है। तो अभी देखो ये, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो टॉर्क लग रहा है ऐसे, इस सेंस में लग रहा है, देखो ऐसे, ये टॉर्क की डायरेक्शन ये है, थंब बताएगा ऐसे, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो ये तो कर्ल करते हैं फिंगर, डायरेक्शन थंब बताता है, तो ये अंदर टाउ की डायरेक्शन है। तो ये है टाउ इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं ये QE, इनकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो इस सेंस में घुमाता है इसको, मतलब थीटा को 0 करने की कोशिश करता है, थीटा को 0 करने की कोशिश करता है। ठीक, और आपको याद होगा जब थीटा बराबर 0 पे आ जाएगा ये, तो टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। या अगर आप इसको ऐसे ना रख के ऐसे रख दो, मतलब इस सेंस में रख दो, तब देखो यही टॉर्क इसको ऐसे घुमाता है। जब ये यहां रखा है तो ऐसे घुमाता है, और यहां रखा है तो ऐसे घुमाता है। मतलब हमेशा कोशिश क्या होती है इसकी कि ये P वेक्टर जो है ये इसको कहां लेके आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आ जाए। ठीक, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ये, इक्विलिब्रियम है टॉर्क 0 और फोर्स भी 0, नेट फोर्स तो इस पे हमेशा 0 रहता है, देखो QE नेट फोर्स 0। लेकिन जब थीटा 0 हो जाता है तो टॉर्क भी 0 हो जाता है, और आप इस थीटा बराबर 0 से ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ और छोड़ोगे तो जो टॉर्क है, इलेक्ट्रिक टॉर्क, ये वाला, ये हमेशा इसको थीटा बराबर 0 की जगह पे लेके आने की कोशिश करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डाइपोल, देखो यहां पे आप समझो, अगर कोई डाइपोल ऐसे रखा हो,
ये रखा हुआ, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, -q + q, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा बराबर 0। तो अगर हम चाहे एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाएं, बाहर से एक टॉर्क लगाएं, तो हमें ऐसे लगाना पड़ेगा, मतलब इस सेंस में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक टॉर्क ऐसे लग रहा है, ठीक, तो हमें एक अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा धीरे धीरे घुमाने के लिए, बिल्कुल धीरे धीरे। तो हमारा टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क और इलेक्ट्रिक टॉर्क दोनों बराबर रहेंगे हमेशा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, धीमे 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 ये घूमता रहेगा, घूम जाएगा। छोड़ोगे, हटाओगे अपना टॉर्क, तो फिर से वहीं आ जाएगा, वहीं आ नहीं जाएगा, ऑसिलेट करने लगेगा। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी निकलवा है, t बराबर 2π√I/P। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्जी अपॉन PE, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए, तो ये हमने सीखा, टॉर्क लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टॉर्क लगा के इसको घुमाना चाहें, इसको हमें घुमाना हो, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक, चलो अच्छा, तो अब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। आप लोग फील करो इसको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें। तो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग है, डाल देना आप लोग हेडिंग। ठीक है, चलो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है। डाइपोल एक सिस्टम है। अब पहले तो ये सोचो, पहले एक काम करते हैं, ये भी हटा देता हूं। ठीक, ऐसे सोचो आप, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैंने एक डाइपोल यहां लाके रख दिया, ये रख दिया डाइपोल, ये -q, ये +q, और ये डिस्टेंस सबको पता होती है, क्या होती है? 2l। ये इसका सेंटर, ये p वेक्टर, डाइपोल मोमेंट, डिस्टेंस 2l होता है। तो अभी इस डाइपोल में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे इसको, लेकिन अभी मैंने ऐसे रख दिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यही दो चार्जेस हैं बस, डाइपोल है। तो क्या इस सिस्टम में अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? है, अभी भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी? Q1, Q और Q का r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। इस सिस्टम को बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी, मतलब सेल्फ एनर्जी, तो अभी भी इसमें ये सेल्फ एनर्जी है। ठीक, सेल्फ एनर्जी इसमें अभी भी है, और ये हमेशा रहेगी जब तक ये सिस्टम रहेगा। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओ इसको या ना लेके जाओ, लेकिन ये वाली एनर्जी तो अभी रहेगी। तो ये पढ़ चुके हैं, जब सिस्टम में सेल्फ एनर्जी होती है तो U इंफिनिटी 0 नहीं होता, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती, याद है ना? तो अभी रेफरेंस, अब प्रॉब्लम रेफरेंस की आ गई, हम रेफरेंस क्या लें? तो आप ध्यान रखो, आपको पता होगा ये, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। रेफरेंस आप कुछ भी ले लो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं बदलता। ये तो इसमें हमेशा रहने वाली है, ये बनी रहेगी, वो हमेशा ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, जैसे ऐसे समझ लो, h हाइट पे एक m मास का पार्टिकल, m मास का बॉडी रखा हुआ है h हाइट पे, तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, लेकिन ये ग्राउंड है, ये अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। जब आप यहाँ पे 0 मानते हो, तब h हाइट पे mgh। अगर मैं इसको 2h पे ले जाऊं, मतलब h और ऊपर ले जाऊं, अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी
2 mgh, ये h और 2h हो गया पूरा, तो ये हो गया 2 mgh। अब एक्चुअली में हम कभी एक सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी में, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस को डिस्कस किया जाता है। तो यहां से यहां ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, 2 mgh माइनस mgh मतलब mgh। ठीक है, अगर मैं यहां पे ही रेफरेंस ले लेता, इसको ही जीरो मान लेता, u बराबर 0, तो फिर यहां पे mgh होता। अभी भी डिफरेंस देखो, mgh माइनस 0, mgh ही रहने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेल्फ एनर्जी जो डाइपोल की है ना, डाइपोल की जो सेल्फ एनर्जी है वो तो इसमें परमानेंट रहने वाली है। आप जब दो सिचुएशन एक जगह से दूसरी जगह तक डाइपोल को डिस्प्लेस करोगे, घुमाओगे, पोजीशन बदलोगे, तो सेल्फ एनर्जी तो उसमें ऐड है ही। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहीं कहीं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, अब यहीं पे हम कहीं पे क्या डिसाइड कर लेंगे, अपने कहीं पे भी मान लो जहां आपकी मर्जी हो, वहां हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेंगे इसकी। तो अब हम वो कहां पे माने, ये हमें थोड़ा सा देखना है, तो समझो ध्यान से, मैं वही बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। चलो ये भी अब मिटा देता हूं, और अब मतलब कि देखो अभी समझो और समझो, मान लेते हैं अब मैंने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। ठीक, डाइपोल कहां है, डाइपोल है इंफिनिटी पे, मान लेते हैं एट इंफिनिटी, डाइपोल इज एट इंफिनिटी। रखा कैसे है, अब डिफरेंस आ जाएगा, देखो इंफिनिटी से यहां लेके आना है मुझे। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि डाइपोल को हम जब लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, देखना ध्यान से, ये बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे लेके आ जाऊं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी है 2l। अगर मैं डाइपोल को ऐसे लेके आऊं तो देखो अब बाउंड्री में, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री में पहले कौन एंटर करेगा, पहले माइनस क्यू एंटर करेगा, प्लस क्यू पे तो फोर्स नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। जब माइनस क्यू 2l अंदर आ जाएगा, माइनस क्यू 2l अंदर आ जाएगा, मतलब ये सिचुएशन होगी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और ये 2l। तो अब देखो माइनस क्यू पे फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स यहां लगेगा, F बराबर क्यू, और अभी तक इलेक्ट्रिक फोर्स पे फोर्स प्लस क्यू पे फोर्स लगा ही नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने अभी वर्क किया है, मतलब अब सिस्टम की टोटल एनर्जी, मतलब इंटरेक्शन एनर्जी इनकी तो है ही इसमें, लेकिन साथ में जब तुम इसको लेके आए तो माइनस क्यू पे वर्क हुआ, तो एक इंटरेक्शन एनर्जी हो रहा है, वो इसकी सेल्फ एनर्जी तो है ही, सॉरी सेल्फ एनर्जी तो इनमें है ही, लेकिन जैसे ही हम इसको लेके आए तो माइनस क्यू पे वर्क हुआ, प्लस क्यू पे नहीं हुआ, और इस पे जो वर्क हुआ वो और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो गया, मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो सेल्फ एनर्जी इन दोनों की और प्लस ये इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी की तो इंटरेक्शन एनर्जी आ गई। तो अब क्या इसकी टोटल एनर्जी जीरो है, नहीं, इसमें सेल्फ एनर्जी भी है और इसमें इंटरेक्शन एनर्जी भी है। तो अब मैं ऐसा सिचुएशन इसको ऐसे लेके आने वाला हूं, मैं इसको ऐसे लेके आने वाला हूं जिससे कि सेल्फ एनर्जी तो रहेगी लेकिन इंटरेक्शन एनर्जी नहीं आएगी। अब थोड़ा सा और देखो, मान लेते हैं 2l और अंदर लेके आए, इसको और अंदर लेके आओ, आप कितना भी इसको अंदर लेके आओ, लेकिन ऐसे लेके आ गए, देखा ये आ गया, तो ये 2l है, ये माइनस क्यू पे यहां लगेगा QE और प्लस क्यू पर यहां लगेगा QE। अब देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा कौन चला, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्लस क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट हो, देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ था, तो यहां से प्लस क्यू का डिस्प्लेसमेंट है x और माइनस क्यू का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2l प्लस x।
2l प्लस एक्स। मतलब क्या हुआ, ज्यादा कौन चला, ये, तो इस पे वर्क निकालो तो QE, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो QE, फोर्स QE कांस्टेंट है, सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो QE इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जहां तक फोर्स लगा, तो ये फोर्स तो यहां से लगना शुरू होगा ना, तो x प्लस 2l। तो इस पे जो वर्क हुआ वो हुआ QE इंटू x प्लस 2l, और ये पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी यहां है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी यहां है, और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो रहा है। और जबकि माइनस प्लस क्यू पर देखो, ये माइनस क्यू पे था, प्लस क्यू पे देखो तो सिर्फ QE इंटू एक्स हुआ, QE इंटू एक्स, समझ में आया। और ये वर्क नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि QE यहां लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क है। टोटल वर्क निकालो तो W ये माइनस क्यू था और ये W प्लस क्यू था, टोटल W बराबर, जोड़ो इसको इसको, तो ये QE इंटू 2l आएगा, QE इंटू 2l बचेगा, QEx कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया वर्क, और ये पॉजिटिव है। अब आप सोचो इस सिस्टम में कितनी एनर्जी है, इस सिस्टम में एनर्जी है एक तो कितनी, जो इसकी सेल्फ एनर्जी थी वो, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क है, उसकी वजह से और पोटेंशियल डेल्टा यू बराबर W बराबर माइनस डेल्टा यू, मतलब डेल्टा यू बराबर माइनस W, डेल्टा यू बराबर माइनस W। इसकी एनर्जी अगर निकालना चाहते हो तो डेल्टा यू बराबर माइनस W लगाना पड़ेगा, तो डेल्टा यू बराबर मतलब U2 माइनस U1 बराबर W कितना, माइनस W माइनस Q इंटू 2QL इंटू ई, देखो 2QL इंटू ई मतलब PE, ये PE हो जाएगा, ठीक। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज और हुआ, इसकी इतना चेंज और हुआ माइनस में, नेगेटिव, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो सेल्फ एनर्जी थी पहले वो तो है ही, कितनी, KQQ अपॉन 2l, और नेगेटिव होगी क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक। और प्लस इतना डेल्टा यू और आ गया, मतलब ये डेल्टा यू और बढ़ गया, तो इसमें माइनस डेल्टा माइनस PE और बढ़ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन जो है हम इसको रेफरेंस नहीं मानेंगे, मान सकते हो इसको भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा रेफरेंस मानेंगे, मतलब हम इसकी ऐसी पोजीशन मानेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां तक लाने में, यहां इंफिनिटी से जहां तक लाने में टोटल वर्क जो ये वाला हो रहा है वो 0 हो, तो सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी सिस्टम में, सेल्फ एनर्जी बचेगी, इंटरेक्शन एनर्जी नहीं आएगी जो इसको लाने में वर्क करना पड़ा होगा हमें। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन वो होगी जहां पर इस पे और इस पे दोनों पे वर्क 0 हो, क्योंकि एक पे दोनों पे टोटल वर्क 0 हो, मतलब वर्क इक्वल हो दोनों पे, क्योंकि एक पे नेगेटिव होगा एक पे पॉजिटिव होगा, तो दोनों का टोटल वर्क 0 हो जाएगा। तो देखो ऐसी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऐसी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो अभी बहुत सिंपल सा है, मैं बता देता हूं, अभी आप देखना, वैसे खुद ही सब लोग दिमाग लगा सकते हैं इसमें, लेकिन सब लोग लगाना दिमाग, फिर ही इसको वीडियो को आगे देखना, लेकिन मैं तब भी बता देता हूं। देखिए ये आप समझ गए होंगे, इतना मैंने बता दिया इसको। देखो अगर मैं इस डाइपोल को यहां पे ऐसे रख देता, ऐसे रख लेता और फिर इसको यहां लेके आता, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्ज बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करते, तो प्लस क्यू पे यहां फोर्स यहां फोर्स लगता QE इंटू जितना भी अंदर लेके आओ, QE इंटू एक्स, तो QE यहां और एक्स यहां नेगेटिव है, और इस पे QE यहां और डिस्प्लेसमेंट भी यहां, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव वर्क हो गया, दोनों टोटल वर्क 0 हो जाएगा। मतलब कि जब ये डाइपोल इस सिचुएशन में रखा होगा, यहां पे ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, जब ये इस सिचुएशन में रखा होगा तब क्या होगा, तब इस सिस्टम में
डाइपोल में सिर्फ एक ही एनर्जी है, कौन सी? सेल्फ एनर्जी। और क्या वो सेल्फ एनर्जी बदलने वाली है? नहीं। तो मतलब हम उसको छोड़ दे रहे हैं, वो रेफरेंस हो गया हमारा। मतलब कि इसी को मैंने मान लिया सेल्फ एनर्जी जीरो है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, बदलने वाली नहीं है। जैसे एमजीएच में हम लोग कुछ एक जगह पे कहीं पे जीरो मान लेते हैं, तो वो तो आएगी ही उसमें, जब भी आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करोगे तो वो आ जाएगा, उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें, तो यहां मैंने इस सिचुएशन को, अब देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहां है इसका? तो डाइपोल मोमेंट ये होगा पी वेक्टर, और ये थीटा कितना है? देखो ये ई वेक्टर, और ये डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये हमारा रेफरेंस होगा। ये सिचुएशन हमारी रेफरेंस सिचुएशन होगी। दिस इज रेफरेंस पोजीशन ऑफ डाइपोल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसमें U90 बराबर 0, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, U90 बराबर 0, ये हमारा रेफरेंस होगा। सिंपल बिल्कुल। ओके, चलो अब ध्यान से समझिए। इस डाइपोल को एक्चुअली में हमें घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इसको घुमाओगे तो वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक टॉर्क होता है जो इसको ऐसे घुमाता है, मतलब थीटा बराबर 0 रखने की कोशिश करता है, और एक टॉर्क होता है जो हम लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे घुमाने के लिए। ठीक, अभी समझना, ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, इसको बहुत जरूरी है ये। अब आगे आएगा ये, तो ये लिख दिया, ये यहीं पे लिख देना साइड में। अब मैं इसको यहां मिटा के और आगे इसका डेरिवेशन कर रहा हूं। ये तो हमारा रेफरेंस हो गया। अब देखो यहां करना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल निकालना है। तो पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और वो हमें वर्क डन के इक्वल कर देगा। लेकिन अब वर्क डन किसका निकालोगी? ये ध्यान रखो, डेल्टा यू बराबर, एक तो होता है प्लस डब्ल्यू और डेल्टा यू बराबर होता है माइनस डब्ल्यू। तो हम वर्क किसका निकाल रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर प्लस डब्ल्यू लिखोगे या माइनस डब्ल्यू लिखोगे। तो हम एक्सटर्नल फोर्स का निकाल लेंगे, एक्सटर्नल टॉर्क का, सॉरी एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क निकाल लेंगे, या रिस्टोरिंग टॉर्क, जो इलेक्ट्रिक टॉर्क लग रहा है उसका वर्क निकाल लो। तो फिर माइनस डब्ल्यू लिखना पड़ेगा डेल्टा यू बराबर, और अगर एक्सटर्नल का लिख रहे हो तो डेल्टा यू बराबर प्लस डब्ल्यू से ही काम बन जाएगा। ठीक, तो एक्सटर्नल का निकाल दिया। ठीक, चलो देखो, तो सुनना बहुत ध्यान से, खतरनाक बात आ गई थोड़ी सी। चलो, ये है वेक्टर फील्ड, और मैं मान लेता हूं कि डाइपोल किसी जनरल सिचुएशन पे रखा हुआ है। ये रखा हुआ है, देखो ये डाइपोल मोमेंट है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। सबको पता है फोर्स कैसे लगेंगे, बार बार नहीं लगाएंगे। ठीक, ये इसका सेंटर है O। ये अभी कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक टॉर्क है वो इसको यहां घुमाने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसको यहां घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो चलो इसका कितना घुमा दें इसको, मैं घुमाना चाहता हूं। अब ये बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होना चाहिए ये। तो W बराबर होता है, DW बराबर होता है F डॉट dx, F डॉट dr, कुछ भी लिख दो ये। लेकिन यहाँ पे फोर्स तो जीरो है, देखो इस पे फोर्स क्यों हुई, यहाँ फोर्स जीरो, टोटल फोर्स तो जीरो है। वर्क किसकी वजह से होगा? रोटेशन करा रहे हो, तो रोटेशन में जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो रोटेशन में जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो रोटेशन में जो वर्क होता है, जैसे कि बिल्कुल सिंपल एनालॉगस बना रहा हूं मैं, तो टू रोटेट द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल, कितना एंगल डी थीटा, थीटा पे तो रखा है। अभी टॉर्क कितना लगा रहे होगे, देखो एक्सटर्नल टॉर्क,
ऐसे लगा रहे होंगे एक्सटर्नल टॉर्क। टाउ बराबर कितना अभी लिखा था पीई साइन थीटा। जब थीटा एंगल पर रखा होता है तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो ऐसे लगता है इलेक्ट्रिक टॉर्क पीई साइन थीटा। और हम इसको ऐसे पकड़े होंगे, इसको हम पकड़े हुए होंगे तो हम ऐसे फोर्स लगा रहे, ऐसे टॉर्क लगा रहे होंगे। इलेक्ट्रिक टॉर्क तो ऐसे लग रहा होगा इतना, और मैं ऐसे कर रहा हूं तो मुझे इतना लगाना पड़ रहा होगा उसके ऑपोजिट। ये एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक। टाउ एक्सटर्नल, टाउ एक्सटर्नल, ये ध्यान रखें। तो जैसे यहां पे फोर्स आता है वैसे यहां पे टॉर्क आ जाएगा। जैसे यहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे यहां पे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो थीटा के बाद मैं कितना रोटेट कर रहा हूं देखो इसको, डी थीटा। चलो ये कर दिया, देखना ध्यान से। यहां से ये ऐसे आ गया, ठीक, ये बन गया प्लस क्यू और ये बन गया क्या माइनस क्यू। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, बहुत छोटा, कितना डी थीटा। तो इसमें इतना घुमाने में इस टॉर्क को कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर यहां बिल्कुल वैसे टाउ डॉट डी थीटा, ठीक। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ, टाउ कितना है पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा और इंटू कॉस थीटा एंगल। तो अब देखो डी थीटा कहां है, इस सेंस में, इस सेंस में, मतलब ये है एंगल की डायरेक्शन डी थीटा। और टॉर्क कहां है एक्सटर्नल वाला, वो भी ऐसा ही है, मतलब थीटा जीरो है। ये है दोनों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ये है और टॉर्क भी यही है, तो कॉस जीरो। तो ये डी डब्ल्यू बराबर हो गया पीई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो ध्यान से कहां से कहां तक घुमाना है। ये तो छोटा सा एंगल घुमाया तुमने, तो मैं मान लेता हूं कि मैं इसको घुमाना चाहता हूं कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक। मतलब इसके साथ पहले डाइपोल का एंगल कितना बना हुआ था, थीटा 1, और फाइनली घुमा के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना दिया, थीटा 2। ये ध्यान रखो, यहां पे फिर से बना देता हूं मैं, ये मतलब ये वाला एंगल था थीटा 1, थीटा 1 और उसको घुमा के ऐसे कर दिया। तो ये वाला एंगल पूरा हो गया थीटा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल मेजर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले डाइपोल का इनिशियल एंगल थीटा 1 था, घुमाया हमने ऐसे घुमा दिया थीटा 2 तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनिशियल थीटा 1, फाइनल थीटा 2 डाइपोल मोमेंट का। तो इफ dipole is rotated from theta 1 to theta 2 angle, तो टोटल वर्क कुछ नहीं है, सिंपल है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, सिंपल। तो ये W बराबर हो जाएगा देखो PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस को हम कर लेते हैं बाहर, यहां बचेगा कॉस थीटा, यहां बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा में लिमिट डालोगे तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आ गया W। अब ये याद रखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कितना वर्क होता है, ये है वर्क। किसका वर्क है ये, एक्सटर्नल टॉर्क जो हमें करना पड़ेगा। अगर डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसका वर्क निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क तो ऐसा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो यहां cos 180 आएगा, तो वो नेगेटिव, ये प्लस आ जाएगा यहां पे, ठीक। तो प्लस मतलब फाइनल ये cos थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2 देखो बड़ा है और थीटा 1 छोटा है। तो अगर cos थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो यहां ये नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव आएगा फाइनल। तो एक्सटर्नल टॉर्क का जो फोर्स है, एक्सटर्नल टॉर्क का जो वर्क है वो पॉजिटिव आएगा ऐसे घुमाने में, और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो टॉर्क है वो ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, वो नेगेटिव आएगा। तो ये ध्यान रखें, ठीक। अब ये W हो गया, अब हमें निकालना था डेल्टा U। एक्चुअली मैं ये W का फॉर्मूला तो याद रखना है, एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू रोटेट द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल d थीटा
स्मॉल वर्क, यहीं पे आगे लिख देता हूं, स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, बाय एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो W निकाल गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें U निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। कब? किसी जनरल सिचुएशन। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होती है किसकी? पोजीशन की। तो ऐसे यहां पे थीटा का, थीटा जो है, थीटा कितने थीटा पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें निकालना है। जबकि एक एंगल ऐसा है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मानी, किस पर? थीटा बराबर 90 पर। तो मैं जनरल थीटा पर निकालना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी, और मुझे थीटा बराबर 90 पर पोटेंशियल एनर्जी पता है। तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, सिंपल है, W बराबर माइनस डेल्टा यू, नहीं W बराबर माइनस डेल्टा यू नहीं, प्लस डेल्टा यू। क्यों? क्योंकि ये वर्क किसका है? एक्सटर्नल का है, ठीक, एक्सटर्नल टॉर्क का है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये मैं मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए होगा, साइड से हो गया था। cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये ध्यान रखना। अच्छा, डेल्टा U बराबर माइनस W या प्लस W, क्योंकि ये W एक्सटर्नल टॉर्क का है। तो डेल्टा U बराबर प्लस, मतलब माइनस वही आएगा जो यहां पे लिखा था, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये आएगा, ठीक। अब डेल्टा U को मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा U मतलब U2 माइनस U1। तो U2 और U1 आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थीटा 2 हम क्या ले लें? थीटा 2 ले लो आप 90 डिग्री, ठीक, और थीटा 1 क्या ले लो? जनरल कोई थीटा, ठीक। तो लेट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा 2 इक्वल 90 डिग्री, जो कि हमारी रेफरेंस पोजीशन है। 90 डिग्री रेफरेंस पोजीशन ऑफ डाइपोल, ठीक। तो हम यहां पे क्या लिखें? डेल्टा यू पे U2 माइनस U1, मतलब U थीटा 2 माइनस U थीटा 1 बराबर माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये। बट थीटा रखो, अब थीटा 2 कितना? 90, तो U90 माइनस U थीटा 1 को थीटा माना है मैंने, बराबर माइनस PE cos थीटा 2 90 माइनस cos थीटा 1 थीटा, ये हो गया, ठीक। तो U90 कितना है? 0, रेफरेंस है, U90 0 माना मैंने, ठीक। तो U90 0 माइनस U थीटा, यही तो निकालना था हमें कि जनरल किसी एंगल थीटा पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखें। तो U थीटा बराबर माइनस PE cos 90 0 और माइनस cos थीटा। तो ये देखो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से माइनस वहां जाएगा। तो U थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा, ये। अब इसको आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, U थीटा मतलब थीटा एंगल पे जब रखा होगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जबकि रेफरेंस हमने थीटा बराबर 90 को माना है, तो U थीटा बराबर हो जाएगा माइनस P डॉट E। सिंपल सा है यार, P और E के बीच का एंगल तो थीटा होता है, तो P डॉट नहीं लिख सकते इसको, A डॉट B बराबर AB cos थीटा, ये याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, और आई होप बिल्कुल क्लियरली आप लोग इस बात को समझे होंगे, और रेफरेंस क्या होता है इसका भी आपको कोई फील आया होगा जरूर। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बेस पर स्टेबल और अनस्टेबल सिचुएशन पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी सिचुएशन स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, ये हम लोग सीखेंगे। तो वैसे मैं फोर्स के बेस पे आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलो तो देखो क्या सीखा हमने ये सीखा कि अगर कोई डाइपोल
थीटा एंगल पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है यू थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। ये हमने सीखा। चलो केस फर्स्ट, इफ थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर जीरो। केस सेकेंड, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री। और केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री। चलो तीनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री है तो रखो यहाँ पे cos 0 1, मतलब यू थीटा बराबर माइनस पीई, ये आएगा। थीटा 90 है तो रखो cos 90 0, मतलब यू थीटा बराबर 0। ठीक है, यू थीटा बराबर 0। और अगर थीटा कितना है 180 डिग्री है तो देखो यू, ये यू 90 है, ये यू 0 है, यू 0 यू 90 और ये यू 180, cos 180 माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस पी। इन तीनों में कहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दिख रही है? जहां पे थीटा मैक्सिमम होगा cos 180 नेगेटिव, सबसे नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां है? देखो ये मैक्सिमम है और यहां 0 है, ये मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी देखो नेगेटिव में, नेगेटिव में ज्यादा होना मतलब कम होना, तो ये मिनिमम है। तो ये स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां मैक्सिमम है, पॉजिटिव है, ये स्टेबल हो ही नहीं सकता। और यहां पर U90 ये रेफरेंस है हमारा, क्या है? रेफरेंस। अच्छा, अब टॉर्क के बेस पे भी देख सकते हो आप। ये फोर्स लगाया मैंने, टॉर्क के बेस पे देखो, मैंने बोला अभी यहां से आप ऐसे करोगे तो ये देखो, छोड़ोगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, यहां से ऐसे करोगे छोड़ोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर तुम इसको उल्टा रख दो, अगर तुम इसको उल्टा रख दो, ठीक, उल्टा रख दो तो क्या होगा? देखना, यहीं पे मैं उल्टा रख के दिखा रहा हूं अभी आपको, ये मैं मिटा रहा हूं। चलो यहां पर करते हैं। देखो, अगर मैं इसी डाइपोल को ऐसे रख दूं, मतलब यहां प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू, तो ये देखो टॉर्क, फोर्स इस पे ऐसे लगेगा क्यूई, और इस पे ऐसे लगेगा क्यूई, सही है ना? उल्टा कर दिया, उल्टा। अब थोड़ा इस, देखो अभी नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, नेट फोर्स तो 0 दिखाई रहा है, नेट टॉर्क थीटा बराबर 0 पर भी, थीटा बराबर 0 पे भी टॉर्क 0 और साइन 180, मतलब देखो ये उल्टा। डाइपोल मोमेंट कहां होगा इसका? ये होगा डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ये है। तो थीटा देखो इनके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तब भी टॉर्क 0 ही आएगा। कब? थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 180, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है और इसको ऐसे रख दोगे वो भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल कौन है? ये वाला। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, इसको अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, देखना ये कर दिया, ये प्लस क्यू यहां आ गया और ये माइनस क्यू यहां आ गया, माइनस क्यू पे ऐसे फोर्स लगेगा, प्लस क्यू पे ऐसे लगेगा, घूम जाएगा, मतलब वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम की साइड नहीं आएगा, दूसरे वाले इक्विलिब्रियम की साइड जाएगा। तो वो दूसरा वाला जो है वो स्टेबल है और ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग इतनी बात बिल्कुल समझ गए होंगे। चलो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। अब हम एक डाइपोल पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म थी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस पे फोर्स क्यूई, इस पे फोर्स क्यूई, ऑपोजिट होगा, तो नेट फोर्स 0। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब यहां कुछ कम हो, यहां ज्यादा हो, या यहां ज्यादा हो यहां कम हो, तब इस पे नेट फोर्स आ जाएगा, है ना? तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ,
पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, डाइपोल ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, तो माइनस पीई कॉस थीटा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। मुझे बताना कि तुम्हें लोग रेफरेंस वाली बात सब क्लियर हो गई सबको, ठीक है? कैसे मैंने रेफरेंस को चूज किया और किस कैसे जीरो मान लिया, जबकि वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं थी, तब भी मैंने उसको जीरो मान लिया। क्यों? क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए तो हेडिंग क्या है, फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल kept in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। चलो मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है ना, बढ़ी तो रही है। चलो अब एक डाइपोल कैसा है, छोटा डाइपोल, डाइपोल हमेशा छोटा ही होता है। बड़ा डाइपोल होगा तो वो जो सारी कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं वो सब वैलिड नहीं होगी, समझे? ये ध्यान रखना, डाइपोल छोटा होगा। चलो मैंने यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया, छोटा सा है डाइपोल, ये ध्यान रखें, ये डाइपोल है। अब इसमें ये भी ध्यान रखो कि मुझे माइनस क्यू प्लस क्यू बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसका डाइपोल मोमेंट हमें दिया है, कितना है? चलो यहाँ मान लेते हैं, चलो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक? डाइपोल है ए बी डाइपोल है, ठीक? चलो अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है। अब मैंने बोला बहुत छोटा सा डाइपोल है तो इसको dx मान लेते हैं। चलो मान लिया dx है, ठीक? अब ये बताओ माइनस क्यू पे फोर्स कहां लगेगा। अब देखो पहले तो ए पर और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना? तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ है, देखो डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ए पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, कितना? QE, माइनस क्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा QE। और प्लस क्यू पे कहां लगेगा? इस तरफ लगेगा, प्लस क्यू पे इस तरफ लगेगा। अब ये बताओ प्लस क्यू पे कितना लगेगा? QE तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहां से आगे जाने पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर हो रही, फील्ड लाइंस देखो पास पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी। तो dx आगे जाने पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड DE बढ़ गई, कितनी? DE। तो यहां पे फोर्स लगेगा Q इंटू E प्लस DE, ठीक? यहां E था, यहां E प्लस DE, तो इस पे फोर्स लगा Q पे, Q इंटू E प्लस DE। अब नेट फोर्स बताओ, तो हमने क्या किया देखो ध्यान से, लेट एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड dx distance ahead field is E plus DE। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज DE by dx है, कितना है? DE by dx मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू DE बाय dx। देखो ना, dx डिस्टेंस जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE बढ़ गई, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? DE बाय dx। अब नेट फोर्स ऑन डाइपोल, बिल्कुल सिंपल है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल F बराबर ज्यादा किस पे है? प्लस क्यू पे, तो Q इंटू E प्लस DE और माइनस ये उल्टा है तो माइनस QE, ठीक? तो F बराबर हो गया, मल्टीप्लाई करो तो QE प्लस Q इंटू DE और माइनस QE, तो QE से QE खत्म, तो F बराबर हो गया Q इंटू DE। अब एक काम करो, इसमें dx से डिवाइड कर दो और dx से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो Q इंटू ये dx मल्टीप्लाई हो गया, और यहां देखो ये DE बाय dx डिवाइड हो गया।
Q इंटू dx क्या हो जाएगा, सोचो, ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dx, तो ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया, 2l मानते थे इसको, अभी dx मान लिया, तो हेयर Q इंटू dx बराबर P, मतलब डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो फिर फाइनली F बराबर हो गया P इंटू डी बाय dx। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो F का मैग्नीट्यूड ही आएगा, इससे भी मैग्नीट्यूड का ही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। अब कैसे पता करें, मतलब किस तरफ लगेगा फोर्स, तो बड़ा सिंपल है। अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, देखो ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट ऐसा है, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही हो तो नेट फोर्स पॉजिटिव इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही हो, यहां कम हो रही हो, तो फिर नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगेगा। ये तुम लोग लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, तो चलो यही कर ही लेते हैं। कह रहा है कि ये एक रिंग है जिसपे चार्ज है टोटल कैपिटल Q, ठीक है। ये एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसपे टोटल चार्ज कितना दिया है, हमें Q दिया है, और इसकी रेडियस कितनी है, R है, ये सेंटर है इसका, और यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और यहां पर एक छोटा सा डाइपोल रखा हुआ है, ये पॉइंट को A मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा है, A, और यहाँ पे डाइपोल रखा है कितना, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर। तो क्या ये डायग्राम बना दिया, लैंग्वेज लिख सकते हैं क्वेश्चन की, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल। इस डाइपोल पे अभी कितना फोर्स लग रहा होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से P क्या होती है, K Q X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो होता है फॉर्मूला। अब नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल एट ए पे जो डाइपोल रखा है उस पर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, F बराबर P डाइपोल मोमेंट P इंटू DE बाय dx। तो अब ये E दिया है जो, उसका DE बाय dx करना है, ये तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। तो पुट वैल्यू ऑफ DE बाय dx टू फाइंड F, क्लियर। अब सुनो, इससे जो फोर्स आएगा फाइनली मैं कर देता हूं, चलो। E बराबर देखो क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो, तो E बराबर DE बाई dx कैसे निकालेंगे, के क्यू बाहर, U अपॉन V का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो U को छोड़ दो, U को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी, नीचे इसका होल स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, वो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, इसी जो नीचे लिखा हुआ है इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो इसको छोड़ा हमने, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको छोड़ दिया, क्लियर, इसको छोड़ दिया, और इनटू जो ऊपर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, और फिर माइनस नीचे वाले ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, तो x को छोड़ा मैंने, और अब नीचे जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दोगे, लिख लेना, कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ये कर दोगे, ये DE बाई dx आ गया, इसको यहाँ डाल दोगे तो फोर्स आ जाएगा। अब मान लो मैं यहीं पे तुमसे कहूं कि बताओ, अगर मैं इसको यहाँ रख दूं, सेंटर पे रख दूं, ये तो मैं करके दिखाना है, अगर मैं सेंटर पे रख दूं तो कितना फोर्स लगेगा। अब कोई सोचेगा कि सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से कुछ नहीं होगा, डाइपोल है, कुछ तो जगह में रखा होगा ना, ये सेंटर पे क्या DE बाई dx 0 है, सेंटर पे E 0 आएगा, x बराबर 0 तुम इसमें डाल दोगे तो 0 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन F बराबर DE बाई dx जो है उसमें तुम्हें डालना है, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में E नहीं होता, DE बाई dx होता है। और यहाँ पे वैसे भी यहाँ कुछ फील्ड होगी, यहाँ कुछ फील्ड होगी, और ये -q पे फोर्स कहाँ लगेगा,
मतलब नेट फोर्स जो होगा वो इसी तरफ लगेगा इस पे, ठीक, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की इस तरफ होगी तो माइनस क्यू पे ऐसे फोर्स लगेगा, और प्लस क्यू वाले मतलब इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी तो इसी तरफ फोर्स लगेगा, मतलब नेट दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे तो जीरो नहीं होगा फोर्स। तो यहाँ dE/dx को वैल्यू यहाँ डाल के और फिर उसमें x बराबर अगर जीरो डाल दोगे तो तब का फोर्स आ जाएगा जब डाइपोल यहाँ रखा होगा। क्लियर? तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा जरूरी, ये सबको मुझे डिटेल में सॉल्व करके भेजोगे सब लोग, ठीक है? चलो, तो ये सब लोग समझ गए होंगे। अब देखो, अब हमें दो डाइपोल लेते हैं, जैसे तुमने चार्जेस के बीच में फोर्स पढ़ा था, दो चार्ज होते हैं उनके बीच में फोर्स पढ़ा था, ऐसे ही अब हम लोग दो डाइपोल लेंगे, छोटे छोटे डाइपोल, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है वो सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो देखना है सबको ये ध्यान से। चलिए, तो दो डाइपोल के बीच में लगने वाला फोर्स, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, फोर्स बिटवीन टू स्मॉल डाइपोल्स, डाइपोल स्मॉल ही होंगे, स्मॉल डाइपोल्स, ठीक। अब फोर्स बिटवीन टू स्मॉल डाइपोल्स में दो केस होते हैं, ठीक है? तो देखो कौन कौन से दो केस है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं केस फर्स्ट बता रहा हूं, केस फर्स्ट डायग्राम बनाता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। तो केस फर्स्ट में मैंने क्या किया, एक डाइपोल तो ये ले लिया, P1 वेक्टर इसका डाइपोल मोमेंट है, ये इसका सेंटर है O1, ये ध्यान रखना, ठीक। ये P1 वेक्टर डाइपोल है, सेंटर O1, और इसकी एक्सियल पोजीशन कहाँ है, यही तो होगी, यही तो इसकी एक्सियल पोजीशन। तो इसकी एक्सियल पोजीशन पर ही आगे हमने क्या किया, एक और क्या रख दिया, हमने एक और डाइपोल रख दिया। तो यहां पर हमने एक दूसरा डाइपोल रख दिया P2 वेक्टर, जिसका ये सेंटर मान लेते हैं क्या, O2, ओके। अब O1 और O2 के बीच की डिस्टेंस जो है वो है R, ये है, ठीक है ना? ये O1 और ये O2 के बीच की डिस्टेंस देखो R है, कह रहा है इनके बीच में फोर्स बताओ, तो अब कैसे रखेंगे, इसकी ये एक्सियल पोजीशन है और इसकी ये भी तो एक्सियल पोजीशन है, समझ गया ना? ओके, तो ये दोनों एक दूसरे में बराबर ही फोर्स लगाएंगे, चार्जेस के बीच का फोर्स है बराबर ही होगा, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट, नेट फोर्स जीरो, लेकिन मुझे एक पे निकालना है। जैसे Q1 Q2 के बीच में एक पे कितना फोर्स लगता, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे ही इसमें K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं होता, नीचे R स्क्वायर नहीं होता, R की पावर 4 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो 1 अपॉन R की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन R की पावर 4। चलो, तो क्या करें, कैसे करें? सबसे पहले ये बताओ, इस डाइपोल, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, इस डाइपोल की वजह से O2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, तो डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से यहां पे फील्ड सबसे पहले बताया था आज, सबसे पहले तो डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में यहां होगी, ठीक। तो क्या मान लें इसको, E1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना ध्यान से, हाँ, तो केस फर्स्ट क्या है, व्हेन टू डाइपोल्स आर केप्ट ऑन देयर म्यूचुअली एक्सियल पोजीशन, व्हेन टू dipoles are kept on their mutually axial positions, ठीक है। चलो, ये हमारा केस फर्स्ट।
दूसरा होगा ये म्यूचुअली पे, ये दोनों एक दूसरे की इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखे होंगे, एक्सियल पर ही रखे होंगे। चलो तो क्या करें, पहले P1 की दोनों, इसको भी दो तरीके से करेंगे। देखो पहले मैं इस पे फोर्स निकालता हूं, ठीक है, इस पर P2 पर फोर्स निकाल रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं, तो देखता हैं पहले P1 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। P1 की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट O2 ड्यू टू P1 क्या हो जाएगा, ये E1 बराबर फॉर्मूला 2kP/r3। तो 2k तो तुम्हें पता है 1/4π0, 2kP1/r3। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देखो ये जो डाइपोल है दूसरा, ये कहां रखा हुआ है, ये कहां रखा है, ये रखा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये वाला इस P2 वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो बाद में देखेंगे। तो P2 रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में, तो इस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल U बराबर माइनस PE cos थीटा। तो P कौन सा, P2, E कौन सा, E1, और थीटा कौन सा, 0। समझ गए? तो ये हो जाएगा क्या,